दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, पिछले लगातार एक साल से ये भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं आचार्य जी के एक साल अगस्त और सितंबर में विश्व युद्ध थर्ड होगा, और ये एक साल पहले की गई घोषणा अब सही साबित हो रही हैं। आप हमारे पिछले वीडियो 21 अक्टूबर 2019, 8 जून 2020, 3 जुलाई 2020 और 30 जुलाई 2020 के वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आचार्य जी ने थर्ड वर्ल्ड वार की घोषणा की है और अब विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हाल ही में आप खबर आई है कि ताइवान ने चीन के एक फाइटर विमान को मार गिराया है और चाइना ने भी साउथ सी पर अपनी मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। कुल मिला के यह कि पूरे विश्व पटल पर तृतीय विश्व युद्ध की हलचलें शुरू हो गई हैं। एक तरह से विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो इसी बारे में इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे डॉक्टर आचार्य राजेश जी, और विस्तार से हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वार 3 कैसा होगा, कौन कौन से देश उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसका परिणाम क्या होगा, कैसे वो लड़ा जाएगा। इन तमाम पहलुओं पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सीधा चलते हैं आचार्य राजेश जी के पास। आचार्य जी, आपने चूंकि एक साल पहले से लगातार भविष्यवाणियां करते चले आ रहे हैं कि विश्व युद्ध होने वाला है, और हुआ, मतलब उसकी शुरुआत हो चुकी है और परिस्थितियां तो और भी डेंजरस बनी हुई हैं, सीमा पर खतरनाक स्थिति बनी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा, इस बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए। इस विश्व युद्ध में जैसे विश्व की कुंडली का इस वर्ष का अध्ययन करते हैं, तुला लग्न है, केतु चंद्र तृतीय भाव में, गुरु शनि मंगल चतुर्थ स्थान पर है, चतुर्थ स्थान पर बुध हैं, शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, और अभी शुक्र की प्रत्यंतर दशा में मई 2020 से नवंबर 2020 तक राहु की प्रत्यंतर दशा है। अब इस स्थिति को यदि विश्व के पटल पर अध्ययन यदि करते हैं तो चीन से इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन के जो ग्रह योग हैं ये युद्ध की तरफ लेकर जा रहे हैं। जब कहीं कोई विपरीत स्थिति बनती है, राजा कहीं बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो झगड़े पर ही उतारू हो जाए, तब उसकी कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको देखते हैं और विश्व की कुंडली को देखते हैं, तो शी जिनपिंग जो है युद्ध के कारक बनेंगे, अर्थात चीन युद्ध का कारक बनेगा। दूसरा, शुक्र चल रहा है, शुक्र की महादशा में युद्ध लड़ा जाएगा, राहु की अंतर्दशा में लड़ा जाएगा। शुक्र कारक है धातुओं का, शुक्र कारक है समुद्र के पानी का, तो शुरुआत होगी समुद्री पानी से। शुक्र में फिर राहु का अंतर है जिसमें युद्ध होगा। राहु का अंतर, इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है और आप दूसरे देशों को हड़पना चाहते हैं, उसके लिए युद्ध होगा। फिर तीसरा, यदि हम चीन की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो चीन में ताइवान जो है उससे इस युद्ध की शुरुआत होगी। ये हम इतने दिन से बोल रहे हैं आपसे, और अब ताइवान ने ही आज शुरुआत उनके फाइटर विमान को गिरा के कर दी है। तो इसका जो स्वरूप होगा उस स्वरूप में सभी प्रकार के हथियारों का इसमें इस्तेमाल होगा, सभी प्रकार के छदम, जितना भी युद्ध के तरीके होते हैं वो सब इसमें अपनाए जाएंगे, और अंतोगत्वा एक एक करके ताइवान, चीन, भारत, ये धीमे धीमे से शुरू होते होते पूरा दुनिया के जो बड़े लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है, अमेरिका है, इराक है, ईरान है, उत्तर कोरिया है, पाकिस्तान, टर्की, ये सब लपेटे में आने शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से एक बड़ा स्वरूप ये ले लेगा, और सारा काम मुझे दिखता है अक्टूबर नवंबर तक हो जाना चाहिए। अक्टूबर नवंबर तक? हाँ। अच्छा, इसमें वैसे आप ये बता सकते हैं कि कौन सा कंट्री किसके साथ जाएगा, किसके अगेंस्ट में जाएगा? ये तो लगभग अब स्पष्ट ही हो चुका है और वही रहेगा, क्योंकि इसमें चीन के साथ जो जाने के इनमें है उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, ईरान, ये चीन के साथ रहेंगे। ईरान अवश्य ही भारत के कारण विड्रॉ अपने आप को करेगा, नहीं तो उसको लंबा नुकसान उठाना पड़ेगा। उत्तर कोरिया चूंकि सनक है, अभी उत्तर कोरिया की स्थिति बहुत ही ज़्यादा संदिग्ध है। वहाँ का जो राजा है वो अभी अपने आप को सुरक्षित रखे हुए है, जो मार्केट में जिसकी खबरें आ रही हैं बीमार चल रहा है, कुछ चल रहा है, लेकिन ये जरूर है उसको मार के चल रहा है अभी। वहाँ का जो राजा है किंग जॉन, वो अभी षड्यंत्र के तहत काम कर रहा है। अभी कुछ वहाँ पर इन्वेंशन भी करने वाला है और उसके बाद वो फंस जाएगा। अच्छा, तो वहाँ स्थिति यदि होती है तो फिर उत्तर कोरिया नक्शे से ही गायब होगा। टर्की और ग्रीक में जो विवाद हुआ है, ये विवाद भी आगे बढ़ेगा। अमेरिका की विशेषता रही कि उसने अपने दोस्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ा है। और भारत की कुंडली और विश्व की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो भारत का जस्ट अपोजिट, अर्थात पाताल में जो पाताल लोक है वो अमेरिका है, जिस पर राजा बलि का अधिकार है, तो इसलिए उसमें राजा बलि के सारे गुण उपस्थित हैं।
तो अब जो स्थिति का सिनेरियो बन रहा है उसमें यही होगा कि भारत के साथ जापान, भारत, रूस, अमेरिका और ये सब देश इसमें आएंगे और सब मिलकर चीन को तोड़ने का काम करेंगे और चीन के 3 या 4 टुकड़े होंगे, तब जाकर चीन में एक अच्छा शासन आएगा और इसके बाद फिर स्थिति शांतिपूर्ण हो जाएगी। अच्छा, और ये सब नवंबर तक हो जाना है? ये सब नवंबर तक हो जाना है कि ये युद्ध तो 2022 तक चलेगा, कुछ चलता रहेगा। अच्छा, क्योंकि इस युद्ध का जो मुख्य पर्पस है वो पर्पस है चीन के अंदर डेमोक्रेसी लेके आना। अच्छा, तो जब तक डेमोक्रेसी नहीं आई तब तक ये युद्ध लगातार चलता रहेगा और इस युद्ध में चीन बहुत बुरा जाएगा। जैसे मैं पहले से बोल रहा हूँ, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत बेकार है, पेपरों में आता है इसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, चाइना में लोग बहुत अच्छे हैं, उसके पास वेपन्स बहुत अच्छे हैं, ये इसमें कुछ नहीं है। जो भी इसका होगा ये सब धरातल पर गिरता जाएगा। अब लोग बोलते थे इतने लाख सेना है, भारत के छोटे सैनिकों ने उसको हरा दिया, तो वहाँ अच्छी स्थिति इसकी अभी नहीं है। हाँ, गलवान में एक तरह से मात खा चुका है। तो चाइना की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और आपने बताया भी चाइना का पतन होगा, चाइना के टुकड़े भी होंगे, तो कोई बहुत अच्छी स्थिति में चाइना नहीं रहेगा। जिस तरह की उसकी दादागिरी चल रही है वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। अच्छा आचार्य जी, ये जो युद्ध लड़ा जाएगा तो ज़्यादातर चूंकि समुद्र की दिशा में लड़ा जाएगा या ये एयर स्ट्राइक इसमें ज़्यादा होंगे या थल सेना में का इसमें ज़्यादा उपयोग होगा, कौन सी सेना का इसमें ज़्यादा उपयोग होगा? इसमें चूंकि शुक्र है तो इसकी शुरुआत तो सबसे पहले हवाई से होगी और मुझे लगता है ताइवान वाला जो काम होगा ये शुरुआत हो चुकी है इसकी जी। दूसरा अब ये आएगा समुद्री क्षेत्रों में। अच्छा, तो थल सेना का इसमें काम थोड़ा कम रहेगा। थल सेना तो सिर्फ जाकर वहाँ पर अपना अधिकार बताएंगी, बाकी का मैक्सिमम जो युद्ध लड़ा जाएगा वो वेपन्स के थ्रू आएगा और एयर स्ट्राइक के थ्रू आएगा और दूसरा फिर जो भी होगा वो समुद्री क्षेत्रों के थ्रू आएगा। तो बस 2 स्थिति इसमें बहुत अधिक बनती है। अच्छा आचार्य जी, इसमें और मतलब अपन पर्टिकुलर किसी हिस्से की बात करें, कौन से भूभाग पर ये युद्ध की स्थिति बनेगी, युद्ध लड़ा जाएगा, वो कौन से किस देश के किस कॉर्नर पे ये युद्ध लड़ा जाएगा? इसको विश्व की कुंडली के अनुसार देखते हैं तो सूर्य विशेष रूप से उच्च राशि के रहे हैं, तो यहाँ कम से कम ताइवान के आसपास का क्षेत्र, दक्षिणी सागर जो चाइना सी है उसमें, भारत में प्रशांत महासागर की तरफ होगा और अक्साई चीन और पीओके वाला ये हिस्सा इसमें खास प्रभावित होगा। इस हिस्से को, इस युद्ध को समझने के लिए इसकी भूमिका समझना जरूरी है। भूमिका इसमें यह है कि चीन के 3 या 4 टुकड़े होने वाले हैं और वहाँ प्रजातंत्र की स्थापना होनी है। ये इस युद्ध का मूल है। भारत का जो हिस्सा जिसने दबाया, चाहे अक्साई चीन हो चाहे पीओके हो, ये भारत में मिलने वाला है। तिब्बत चीन से स्वतंत्र होने वाला है, ये चीन के ऊपर डिपेंड करेगा, चीन भारत के साथ आएगा या वह स्वतंत्र देश बनेगा, और ये सब निर्णय करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश मिलकर। तो इसलिए उसकी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि पहले जिस दिन स्वतंत्र होगा उस दिन की तारीख पर डिपेंड करेगा ये भारत के साथ आएगा या ये स्वतंत्र होगा। तो मूल जो स्वरूप हैं इसके वही स्वरूप हैं, और जितने देशों को चीन ने परेशान किया हुआ है सब देश अपना अपना स्वतंत्र स्वरूप अब बना लेंगे और स्थिति चीन के लिए बहुत अच्छी इसमें नहीं होगी। तो कुल मिलाकर जो स्थिति यही है, और उसके अनुसार जो क्षेत्र मिलते जाएंगे वहाँ युद्ध होता जाएगा। अच्छा आचार्य जी, एक बात और आती है, चूँकि इसमें बड़े बड़े कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, करीब करीब सारे कंट्रीज जो बड़े हैं वो तो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और आपने कहा कि हथियारों का भी उपयोग होगा। एक बात यहाँ पे आती है परमाणु बम का। इस समय 15,000 से ज़्यादा परमाणु बम है सभी अलग अलग देशों के पास। तो क्या इस युद्ध में परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है क्या? इसमें परमाणु बम का इस्तेमाल 90% तो नहीं होगा। अच्छा, सिर्फ एक स्थिति वो ज्योतिष में नहीं होती है कि इमरजेंसी में जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 80 साल लिखी और कूद के मर जाए, पूरा ही नष्ट यदि चीन को होना होगा तो वो हमले की शुरुआत इसमें करेगा, और यदि उसने एक बार हमले की शुरुआत कर दी तो आप ये मानकर चलें कि चीन अपना अस्तित्व भी खो बैठेगा। टर्की गायब हो जाएगा, पाकिस्तान इसमें गायब हो जाएगा, और जो उसके सपोर्टिंग देश हैं सबके ऊपर इसी तरीके उत्तर कोरिया, इन सब पर बहुत बुरे हमले होंगे। एक जरा सी गलती से ये सारे देश अपने आप में साफ हो जाएंगे और उसमें जनहानि बहुत अधिक होगी, क्योंकि यदि वो स्थिति विपरीत होती है तो मानकर चलें कि जितने लोग युद्ध में कूदे हुए हैं इनके 25% जनता भी प्रभावित हो जाएगी। मतलब वो स्थिति घातक होगी, पर वो सिर्फ सनक के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस समय में क्या स्थिति बनती है। मतलब हालांकि सन की कम भी नहीं है। हाँ, सन की कम नहीं, क्योंकि स्थितियाँ तो ऐसी बनी नहीं लगातार, कोई परमाणु अटैक भी कर सकता है। एक चीज और इसमें जानने वाली जो बात है, चूंकि ये जो आजकल चाइना खासतौर पे
ये जैविक हथियारों में संलग्न है जी। और पाकिस्तान के वैज्ञानिक वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब चाइना और पाकिस्तान मिलके जैविक हथियारों के बारे में भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ये जैविक हथियारों का भी इसमें यूज हो सकता है क्या? जैविक हथियार की शुरुआत कोरोना जैविक हथियार तो ही, अच्छा अच्छा। इसकी शुरुआत तो जैविक हथियार से ही हुई है। ये कोरोना ही इसके युद्ध का एक कारण बना है। वो लगातार जो ग्रहण जिनकी बेस पर हमने भविष्यवाणी की कि इस साल जो 6-7 ग्रहण पड़े हैं, ये 6-7 ग्रहण विश्व युद्ध के कारक बने हैं और जिनके अंदर जो पाप भरा था उसको ओपन करने के लिए बने थे। तो इनके अंदर जो पाप भरे वो सब निकल के सामने आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया से पाक अलग थलग है, आर्थिक रूप से सब लोग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो वो उस स्थिति में ये जो भी कुछ करना चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। तैयारी जरूर ये पूरी रखेंगे, लेकिन उसके करने से पहले ये मारे जाएंगे। तो स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है। यदि पाकिस्तान का भी अध्ययन करें, बांग्लादेश का भी अध्ययन करते हैं और नेपाल का अध्ययन करते हैं, चीन का अध्ययन करते हैं, ताइवान का अध्ययन करते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। मतलब भारत के जो पड़ोसी देश हैं चीन के साथ जाते हैं तो उनका भविष्य कोई बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, जीरो हो जाएगा जी। अच्छा आचार्य जी, अब चूंकि विश्व युद्ध की अपन बात कर रहे हैं तो भारत के बारे में भी थोड़ा बात करना चाहिए कि भारत की इस बारे में क्या भूमिका रहेगी और युद्ध का परिणाम भारत के पक्ष में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा, ये जरूर आप बताएं कैसा है। भारत के बेस पर यदि हम इसकी चर्चा करते हैं तो भारत विश्व विजेता बनने की ओर अग्रसर है और भारत पूरे विश्व में शांति का संदेश भेजेगा। भारत में सनातन संस्कृति का उदय हुआ। 2 संस्कृतियाँ विशेष रूप से यहाँ पर मानी जाती हैं। एक संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है, दूसरी है यहूदी संस्कृति। यहूदियों का 2 संस्कृति ही मैन है, इनसे मिलकर ही सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। तो आगे जाकर फिर वापस यही रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो स्थिति इसमें विपरीत बन रही है भारत के आगे पक्ष में होगी। इजराइल भी यहाँ पर विजयश्री को प्राप्त करेगा। अमेरिका अपना दबदबा कायम करने में बिल्कुल सफल होगा। रूस भी अपनी स्थिति में बहुत अच्छी पोजीशन पर आएगा। जापान को कुछ नुकसान होगा लेकिन वो अपने आप में रिकवर कर जाएगा, क्योंकि रिकवरी वाला सबसे अच्छा देश वही है। और इन सब में यदि भारत को देखते हैं तो भारत थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 2022 तक आते आते भारत समृद्ध होगा। 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आना शुरू हो जाएगा। मतलब भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी खबर है कि भारत बहुत जल्दी रिकवरी करेगा। हालांकि इफेक्ट जरूर होगा इस युद्ध में, लेकिन रिकवरी कर जाएगा। और आपने बताया कि चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, टर्की हुआ, मलेशिया हुआ, ये सब पतन की ओर जाएंगे। तो आचार्य जी आपने बहुत विस्तार से और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और बड़ा लंबी और बड़ी गंभीर भविष्यवाणी की है। हम चाहते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सही हो और ऐसा ही हो और भारत की स्थिति और मजबूत बने और भारत विश्व विजेता बने। तो ये भविष्यवाणी और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो देश भर से, जो विश्व भर से हमारे साथ जुड़े। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अगली बार फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।